हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और सॉलिड स्टेट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेडियस रेशो के बारे में। रेडियस रेशो का अपन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पहले ले चुके हैं जब हम क्या पढ़ रहे थे, वॉइड्स के बारे में। ठीक है, जब मैं वॉइड्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मान लो एक एग्जांपल लो, ट्रायंगुलर वॉइड जब मैं पढ़ा रहा था तो इस तरीके का वॉइड अपना बना। ठीक है, इस तरीके का वॉइड बना। ये है अपना वॉइड, ये थे अपने एटम्स। ठीक, मैंने क्या बोला था कि रेडियस रेशो क्या होता है, रेडियस ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एटम, इसी को हमने रेडियस रेशो बोला था। अब देखो, मैं रेडियस रेशो की बात करूंगा यहाँ पर आयनिक क्रिस्टल्स में। ठीक, आयनिक क्रिस्टल्स में। ठीक है, अब देखो क्या होता है क्रिस्टल में, जो एनायन होते हैं, आयनिक क्रिस्टल यानी कि एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। अब एनायन जो होता है वो लेटिस फॉर्म करता है। एनायन क्या करता है, लेटिस फॉर्म करता है, यानी ये क्या होंगे, अपने एनायंस होंगे। और ये जो कैटायन, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये वॉइड्स में पाया जाता है। यानी कि ए कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इस बीच वाली जगह में। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो अब मैं अगर रेडियस रेशो लिखूं, रेडियस रेशो लिखूं किसके लिए, आयनिक क्रिस्टल्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ वॉइड की जगह रेडियस ऑफ कैटायन, क्योंकि वॉइड में क्या जा रहा है, कैटायन, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एटम की जगह क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एन आयन। ठीक है, और इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, आर प्लस डिवाइडेड बाय आर माइनस। ठीक, अब देखो, रेडियस रेशो निकालना अपने के लिए काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर अपने को रेडियस रेशो पता चल गया, अगर अपने को क्या पता चल गया, रेडियस रेशो, तो हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं, हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। आयनिक क्रिस्टल का टाइप यानी स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, ये कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि उसमें जो कैटायन और एनायन है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, याद है, कितने एटम या स्फीयर उसको टच कर रहे हैं, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो रेडियस रेशो की मदद से हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो भी क्या होंगे क्रिस्टल में, हम उनको पता कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं एक टेबल की बात करता हूँ। टेबल में बड़ा ही धमाकेदार सी चीज है, जो तुम्हें अगर याद रह गई तो मतलब मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल में मैं क्या लिखता हूँ, सबसे ऊपर ये हो गया रेडियस रेशो, इधर लिखेंगे हम। फिर उसके बाद टाइप ऑफ वॉइड, टाइप ऑफ वॉइड कि उस रेडियस रेशो को पता करने के बाद किस तरह का वॉइड उससे बनता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद उसमें स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखो, अगर याद हो तो मैंने ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस रेशो तुम्हें बताया था कितना होता है, 0.155। ये किसका था, ट्रायंगुलर वॉइड का। ठीक, फिर टेट्राहेड्रल का बताया था, निकाले भी थे, बताया नहीं था, सिर्फ निकाले भी थे, है ना। तो 0.225 ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड का। उसके बाद हम अपन ने किसका निकाला था, आर रेडियस रेशो 0.414, ये किसका था, ऑक्टाहेड्रल का। उसके बाद हमने रेडियस रेशो निकाला किसका, 0.732, ये हो गया क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, ये सब याद है, अगर याद है तो फटाफट से आगे चलते हैं। 0.155 है, ट्रायंगुलर वॉइड था। अगर मान लो रेडियस रेशो क्या होगा, लेस देन 0.155 हो जाए, तो उस टाइम पे अपना टाइप ऑफ वॉइड जो बनता है उसको बोलते हैं लीनियर वॉइड। इसके बारे में अपन ज्यादा बात करते भी नहीं है, है ना। कुछ लोग बोल देते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2, और अपने को स्ट्रक्चर इसके रिगार्डिंग कुछ पढ़नी है नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं अपन। दूसरी बात आती है, अगर हमारा रेडियस रेशो मैं इसको आर कोमा आर क्या करता हूं, 0.155 से लेकर, मतलब 0.155 भी है, और कहां तक है, 0.225, 0.225 नहीं है क्योंकि इक्वलिटी साइन मैंने नहीं लगाया। तो 0.155 से बड़ा लेकिन 0.225 से छोटा है अगर रेडियस रेशो, यानी कि मेरे पास वॉइड जो बनेगा वो ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं, जल्दी बताओ, ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा कि नहीं, क्योंकि रेडियस रेशो कितना है, 0.155 से बड़ा है।
या उतना ही आइडियल क्रिस्टल का होता है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 3 पता है। स्ट्रक्चर अपनी ट्रायंगुलर वॉइड की स्ट्रक्चर अपने को पढ़नी है नहीं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होंगी जो अपने सिलेबस में सिर्फ वही बताऊंगा मैं, तो उसमें दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। अच्छा, दूसरा आता है कि अगर रेडियस रेशो क्या हो 0.225 से लेके और कहां तक 0.414, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा वॉइड हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड का, 4। 4 स्फीयर जब मिलते हैं और जो वॉइड बनता है उसमें वो कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल। लेकिन 4 स्फीयर के मिलने से दो टाइप के वॉइड बताए थे मैंने, एक स्क्वायर प्लेनर जो प्लेनर था, एक नॉन प्लेनर वॉइड जो कि टेट्राहेड्रल था। ये कैसे बनता है, 3 नीचे वाले प्लेन में, एक ऊपर। स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता था, चारों के चारों अपने एक ही प्लेन में। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक। टेट्राहेड्रल वॉइड की बात हम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर कौन सी देखने को मिलती हैं अपने को इसमें, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ZnS, Na2O और CaF2। ये स्ट्रक्चर जो अपने सिलेबस में है इनमें टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 0.414 से लेके रेडियस रेशो कहां तक है, 0.732। 0.732 पर इक्वलिटी नहीं है। कौन सा वॉइड हो गया, ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ जरा। ओक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से मिलकर बना होता है, 6 एटम से मिलकर बना होता है, यानी ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और इसके बाद अपने पास क्या क्या आता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कौन कौन सी हो जाएंगी इसमें, अपने को स्ट्रक्चर देखनी पड़ती है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर, ठीक है। लास्ट हमारा आ जाता है, अगर रेडियस रेशो 0.732 से कहां तक हो जाए, 0.1 तक हो जाए। नहीं, 0.1 तो छोटा हो गया ना, कैसे कैसे काम करते हो जी तुम। 0.1 नहीं, सिर्फ 1, ठीक है। कहां से, 0.732 से 1, 1 पे इक्वलिटी नहीं है। तो इस टाइप के वॉइड को हम बोलेंगे क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड का मैंने बताया था क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। 8 वॉइड, 8 एटम से मिलकर जब बना होता है वॉइड तो उसे क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं। इसमें कौन सी स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है, तो ये हो गई CsCl, ठीक है। तो ये है अपना क्या, एक टेबल। इस टेबल का क्या करो आप, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जो है एकदम रट जाओ, ठीक है। अब देखो, तो मेरे को रेडियस रेशो पता पड़ गए। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर के एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का एप्लीकेशन मैंने क्या बताया था बताओ जरा, कि अपने को स्ट्रक्चर पता पड़ती है और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन पता पड़ता है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ, है ना, कि वही बात है कि हम सिर्फ बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। तो मैं भी करके दिखाता हूँ। तो मैंने दो आयन आयन लिए हैं, एक A+ है और एक B- है, ठीक। बोला है कि A+ की जो रेडियस है वो कितनी है, 88 पिकोमीटर। B- की जो एनायन है उसकी रेडियस कितनी है, 200 पिकोमीटर, ठीक। B- जो अनायन है। अब बोल रहे हैं डिटरमाइन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय A+ एंड B-। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अपने को पता करना है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और साथ में अपने को पता करना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो अपन सबसे पहले इसका रेडियस रेशो निकालेंगे। रेडियस रेशो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, जो कितनी है 88 डिवाइडेड बाय 200। 88 डिवाइडेड बाय 200, मैं क्या करता हूँ, 0 पॉइंट लगा लेता हूँ यहाँ पर, ये कट गया, 20 चौक 80 बचा फिर से 8, तो 20 चौक 80, तो 0.44 आ गया। अब देखो 0.44 कहाँ आ रहा है, 0.414 से बड़ा है, 0.732 से छोटा है, यानी कि इसमें कौन सा वॉइड मिल रहा है, कौन सा वॉइड मिल रहा है इसमें, इसमें वॉइड मिल रहा है अपने को ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल हो गया। अब ओक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। स्ट्रक्चर कैसी होगी, देखो NaCl के टाइप की स्ट्रक्चर होगी। अभी NaCl के स्ट्रक्चर की हमने बात करी नहीं है, तो सिर्फ मैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर बोल देता हूँ। तो अपना स्ट्रक्चर हो गया NaCl टाइप, ठीक है। NaCl टाइप जिसको रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं NaCl की स्ट्रक्चर को।
NaCl के स्ट्रक्चर को मैं एकदम अलग से डिटेल में करवाऊंगा। एक्चुअली ये जितनी भी हैं सारी जो हैं इनको मैं अलग से कराऊंगा एकदम डिटेल में, उसकी टेंशन मत लो। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ अब, उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको चाहिए होगा केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग का दिमाग चाहिए होगा। तो थोड़ी सी वैसे तो सारी चीज बताऊंगा मैं, फिर भी थोड़ी तो उम्मीद लगा ही सकता हूँ कि तुम कम से कम समझने में तो हेल्प कर लो अपनी, है ना। ठीक, अब देखो, अब जब मैं कोई भी एक आयनिक कंपाउंड बनाता हूँ, ठीक, आयनिक कंपाउंड बनाता हूँ, तो उसमें क्या होते हैं, अपना कैटायन होता है, ठीक है, और एनायन होता है। ठीक, कैटायन और एनायन यानी कि जैसे NaCl मान लो तो Na प्लस और Cl माइनस से जुड़ा रहता है, ऐसे इस तरीके से जुड़े रहते हैं ये आपस में। ठीक है, अगर यहीं पे क्या करूं मैं, Cl माइनस को भी जोड़ दूं यहाँ पर, तो ये एक एक जैसे चार्ज आपस से जुड़े हुए हैं। एक जैसे चार्ज जब आपस में जुड़े होते हैं तो वो क्रिस्टल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता, ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि अपने पास अगर सिर्फ कैटायन और एनायन के बॉन्ड हो तो वो स्ट्रक्चर अपना क्या होगा, स्टेबल। अगर उसमें कहीं भी एनायन या फिर कैटायन कैटायन के बॉन्ड हुए तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। अच्छा, एनायन एनायन के बॉन्ड तो अपने को देखने को मिल जाएंगे एक साथ, है ना, लेकिन कैटायन कैटायन के नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इस टाइप की स्ट्रक्चर है तो कैटायन कहाँ आता है, वॉइड में, तो इससे दोबारा से अगर अगला वॉइड आएगा तो ये तो कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कांटेक्ट में, एनायन एनायन कांटेक्ट में है। तो एनायन एनायन कांटेक्ट में ना हो इस तरीके की अरेंजमेंट मुझे करनी है। क्या होगा, अगर देखो, रेडियस रेशो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। ठीक, अगर ये कितना है 0.155, यानी कि एग्जैक्टली इतना ही रखा हुआ है, ये इस तरीके से अपना सिस्टम होगा कि ये जो एनायन है, ये क्या एनायन है, ठीक है, एनायन एनायन एक दूसरे को टच कर रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है, और कैटायन और एन, तो किस तरीके के इसमें बॉन्ड हो गए, एनायन एनायन और कैटायन और एनायन, ये तो स्टेबल नहीं हुआ। अपने को क्या करना है, एनायन एनायन को दूर करना है। एनायन एनायन कब दूर होंगे, अगर मैं वॉइड जो है इसमें कोई बड़ा एटम डाल दूं, बड़ा एटम डाल दूं तो क्या होगा, बड़ा एटम जब मैं डाल दूंगा तो ये जो एटम्स हैं वो एनायन है वो दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है उनका उसमें, उनकी रेडियस में तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इनको दूर दूर कर सकता हूँ। अब देखो, एनायन एनायन का कोई कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ कैटायन और एनायन का कांटेक्ट है, यानी ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, स्टेबल। ठीक, तो अपन क्या करना चाहते हैं कि अगर आप अपने को स्टेबल स्ट्रक्चर बनानी है तो उसके लिए रेडियस रेशो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.155, क्योंकि अगर इक्वल टू है तो उससे अनस्टेबल बन रही है, ये आइडियल क्रिस्टल होता है ना, और आइडियल क्रिस्टल जैसी कोई चीज होती है नहीं, अपने को भी पता है ना, आइडियल जैसी कोई चीज होती है नहीं। तो इसमें रेडियस रेशो अगर 0.155 से ज्यादा रहेगा तो इस टाइप का एक स्टेबल क्रिस्टल देखने को मिलेगा। ठीक, अब मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें तुमको एक रिजल्ट फाइंड आउट करना है। देखो, इसका ये सेंटर है, ये सेंटर है, अब ये हो गई इसकी क्या, एज लेंथ। ठीक, एज लेंथ हो गई। ओके, रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन भी दी हुई है। अब अपने को क्या करना है, रेडियस ऑफ कैटायन का रिलेशन निकालना, रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन का रिलेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। कैसे निकालोगे, अगर मैं इसको क्या करूं, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ए बी और सी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, ए बी और सी, किसको मानूंगा, ए, चलो इसको मान लेता हूँ ए, ये हो गया बी, ये सी, जो इसका सेंटर है मैं इसको ई मान लेता हूँ। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लिया, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी, या मैं इसको ए ले लिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या है, ई। ई क्या होगा, अपना सेंट्रोइड। ठीक है, ये सेंट्रोइड है तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है, ये पहले से ही 60 है, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। समझ में आती बात, सेंट्रोइड। अब ये बताओ, अगर मैं cos 30, अगर मैं इसको क्या, ये क्या है ई और ये है डी, मैं cos 30 अगर लिखता हूँ, cos 30 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है, बी डी,
अपॉन बी सी, हाइपोटेनस बी सी। अब देखो बी सी को मैंने क्या लिया हुआ है एज लेंथ, तो cos 30 यानी √3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया बी डी अपॉन ए। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, बी डी की वैल्यू आ गई √3a/2। ठीक है, बी डी की वैल्यू आ गई। अपने को बी ई की वैल्यू पता करनी है। अपने को पता है सेंट्रोइड जो है इस लाइन को 2:1 के रेशो में बांटता है, तो मैं यहाँ से बीई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, क्योंकि पूरा कितना है 3, उसका 2 पार्ट बीई है, ऑफ √3a/2। इससे ये कट गया, बी कितना बच गया, बीई बच गया अपना a/√3। बी कितना बच गया a/√3, और बीई क्या होगा, बी में देखो एक ये है एनायन और ये है कैटायन, तो रेडियस ऑफ इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन किसके बराबर हो गए a/√3 के। तो ये एक रिलेशन अपने को ध्यान रखना है, किसके लिए है ये, ट्रायंगुलर वॉइड में, ट्रायंगुलर वॉइड के लिए। ठीक है, अब इसी तरीके का एक जो अपने को रिलेशन है वो निकालना है कहाँ, वो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशो कितना होता है, अपन ने निकाला था अभी, रेडियस रेशो कितना होता है 0.225, इतना ही होता है ना, इतना ही होता है कि नहीं होता, अरे इतना ही होता है। 0.414 किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल, 0.73 क्यूबिक का। तो रेडियस रेशो अगर 0.25 यानी r प्लस अपॉन r माइनस अगर 0.225 रहा, तो उसमें क्या होगा, एनायन एनायन का बॉन्ड रहेगा जो कि क्या करता है अनस्टेबल। तो अपन क्या चाहते हैं कि रेडियस रेशो क्या हो, r प्लस अपॉन r माइनस क्या होना चाहिए 0.225 से बड़ा और 0.732 से छोटा, टू बी ए स्टेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड, मैंने लास्ट में बताया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड अपने को मिलती हैं सीसीपी और एचसीपी में। ठीक, अगर मैं एफसीसी की बात करूं, एफसीसी की बात करूं तो अपने को टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ मिलती थी, बॉडी के डायगोनल पे, हर बॉडी डायगोनल पे दो दो अपने को टेट्राहेड्रल वॉइड मिली थी। मैंने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर बना के दिखाया था पिछले ही लेक्चर में, जस्ट पिछले लेक्चर में। अब देखो मैं बॉडी डायगोनल बनाता हूँ, ये हो गया मेरा बॉडी डायगोनल। ठीक है, बॉडी डायगोनल का सेंटर होता है ये। बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है जरा बताओ तो, अगर मैं इसको ए ले रहा हूँ और इसको बी, ए बी की लेंथ कितनी होती है, ए बी इक्वल टू होता है √3 एज लेंथ, अगर मैं ए ले रहा हूँ, समझ में आती है बात। और ए से अगर सी तक की बात करूं तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसका सेंटर है √3a/2। बॉडी डायगोनल अपने को टेट्राहेड्रल वॉइड अपने को कहाँ मिलता है, इसके बीच में, यहाँ और यहाँ। तो ये अगर मैं इसको डी ले लूं तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी AC/2, यानी ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू हो गया अपना √3a/2 × 2 यानी 4, ए डी हो गया √3a/4। अब ए डी क्या है, ए डी का क्या होगा, यहाँ पर देखो ये हो गया एनायन और ये हो गया कैटायन वॉइड में, तो आर ऑफ कैटायन प्लस आर ऑफ एनायन इज इक्वल टू √3a/4। तो इस तरीके से अपने को एक रिलेशन आ गया। अब ये बोलोगे इसका काम कहाँ आएगा, अरे इसका काम आएगा, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन रहते हैं खूब सारे। ठीक है, जब मैं प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि इन रिलेशंस पे क्वेश्चन आते हैं, ऐसी फालतू में नहीं करा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो टेट्राहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल निकाल लो। ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ जरा जल्दी से, बताओ ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशो अगर मैं बात करूं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, रेडियस रेशो कितना होता है 0.414। ठीक है, यानी कि अपना R पॉजिटिव डिवाइडेड बाय R नेगेटिव मतलब कैटायन की रेडियस डिवाइडेड बाय एनायन की रेडियस कितनी होनी चाहिए 0.414। ये क्या है आइडियल क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल में अपने को क्या मिलता है, एनायन और एनायन का बॉन्ड देखने को मिलता है जो कि एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर को देता है। तो हम क्या चाहते हैं कि R प्लस और R माइनस कहाँ से कहाँ तक रहे, 0.414 से बड़ा रहे लेकिन 0.732 से छोटा रहे। अच्छा लास्ट में मैंने क्या करा था, ओ यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ कर हो गई अपनी, 0.414 है ना, एक जंप कर दिया, सॉरी इसके लिए हम माफी चाहते हैं। ठीक है, चलो 0.732, 0.732। अब देखो इतना आ गया,
अपने को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनती है जरा मेरे को बताओ, अगर किसी को याद हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनती है, अपनी बनती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर पर। याद है, एज सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है और बॉडी सेंटर पर भी बनती है। मैं एज सेंटर पर ले लेता हूँ, मैं एज सेंटर, ये एक फेस है और ये क्या होगा, मान लो ये एक एटम है ना, ये एनायन है एक्चुअली में, और ये एज के सेंटर पर अपना क्या हो गया, वॉइड बना, वॉइड में अपन ने कैटायन रख दिया। ठीक है, अब देखो इसकी लेंथ कितनी होती है, एज लेंथ कितनी होती है, ए, ओके, तो एक मिनट, हाँ, तो ये कितना है, लेंथ है ए हो गई, ये पूरी है ए। ए किसके बराबर है जरा बताओ तो, ए किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन प्लस 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, यानी ए बराबर होता है 2 ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ये हो गया ना, तो आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू कितनी हो गई, आर प्लस प्लस आर माइनस की वैल्यू हो गई ए बाई 2। ये किसके लिए, अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। ठीक, सेम करते हैं अब क्यूबिकल वॉइड के लिए। क्यूबिकल वॉइड यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और इसका रेडियस रेशो 0.732। वैसे होता है वो आइडियल क्रिस्टल, लेकिन अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, 1.0। ठीक, चलो, क्यूबिकल वॉइड अपने को कहाँ देखने को मिलती हैं, ये मिलती है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, यानी कि जब सिंपल क्यूबिक लैटिस में अपने जो 8 कॉर्नर पर एटम हैं, ठीक है, 8 एटम जो कॉर्नर पर हैं, जब ये टच करते हैं तो बीच में जो गैप बनता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिकल वॉइड। ये बीच में जो गैप बनता है बॉडी के सेंटर पर, उसी को क्या बोलते हैं, क्यूबिकल वॉइड। अब मैंने बताया था, अगर मैं इस पॉइंट को ए ले लूं और ये ले लूं बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी होती है, ए बी की वैल्यू कितनी होती है, √3a। अगर एज लेंथ क्या है, यहाँ पर ये क्या है, सेंटर, बॉडी डायगोनल का सेंटर, अगर इसको सी ले लेते हैं तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a/2। और ए सी क्या है, कैटायन एनायन की डिस्टेंस, एनायन की रेडियस और कैटायन की रेडियस का सम, यानी कि आर प्लस प्लस आर माइनस किसके बराबर है, √3a/2। समझ में आती है बात, समझ में आती है कि नहीं आती है, जल्दी से बताओ। हम्म, आ गई कि नहीं आई, है ना। तो ये अपना क्या हो गया, अपना ये क्यूबिकल वॉइड के लिए भी अपना रेडियस रेशो का रिलेशन आ गया। अच्छा, एक बार जरा मेरे को टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रिलेशन अपन ने क्या निकाला है, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रिलेशन आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू √3a/4, बहुत बेहतरीन, एकदम सही है। ठीक है, अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो ये रिलेशन है, ये किसके बराबर होता है, ऐसा हम अपने को देखना पड़ता है, देखने को मिलता है NaCl स्ट्रक्चर में, है ना, मैंने बताया था उसमें। और इस टाइप का देखना पड़ता है कहाँ पर, CH_Cl स्ट्रक्चर में। रेडियस रेशो वाले जो चार्ट है मैंने उसमें ये सब बता दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेडियस रेशो की कुछ बात कैटायन और एनायन की। अब इसको तुम्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी जैसे NaCl के स्ट्रक्चर, CHCl के स्ट्रक्चर, Na2O, ZnS, CaF2, ये वाली स्ट्रक्चर जो है अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अपने को ये रेडियस रेशो की जरूरत पड़ेगी, तो अपन याद करके आएंगे जरूर। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई शिकायत हो तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करो, कमेंट करते हो अच्छा या बुरा तो थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है और आगे यही कंटेंट बनाने की। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।